नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार अंबिका क्लासेस धौलपुर में। और आप जानते हैं यहां पर हम जो श्रृंखला चला रहे हैं वह क्या चला रहे हैं। टॉप क्वेश्चनों की श्रृंखला चल रही है हमारी। टॉप क्वेश्चनों की कौन सी श्रृंखला चल रही है भैया? टॉप क्वेश्चनों की अगर श्रृंखला में हम देखें, टॉप क्वेश्चन की जो श्रृंखला हमारी चल रही है उसमें अगर बात की जा रही है तो वह कौन सी है? हमारे जो भी वनडे एग्ज़ाम होती हैं, वनडे एग्ज़ाम की जो श्रृंखला होती है, वनडे एग्ज़ाम की जितनी भी होती हैं उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए जो उनमें यूज़फुल हो वहाँ पर हम कार्य करते हैं। मतलब उन सारे क्वेश्चन को हम कवर करते हैं, क्वेश्चन फॉर्मेट में लाते हैं और हर प्रश्न का हम डिटेल वाइज प्रश्न अध्ययन अध्ययन करते हैं। किस वाइज? डिटेल वाइज। तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास में हम शुरुआत करेंगे भाई। आज की इस क्लास का हम श्री गणेश करने जा रहे हैं। जैसे श्री गणेश करते हैं तो पहला प्रश्न आपके स्लाइड पर आ रहा है। पहले प्रश्न का आप सभी जवाब देंगे। पहला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न यह कहता है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द किस किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? तो किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है हमसे पूछा गया है। 42वां संशोधन, 44वां संविधान संशोधन या 24वां या 86वां। अगर यहाँ बात की जाए तो इन चारों विकल्पों में से तो पहले अगर 42वां की अगर बात की जाए तो ये इसको क्या कहा जाता है? इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्या कहता है भैया? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सीमित संविधान की अवधारणा भी इसमें दी जाती है। ये संविधान संशोधन कब हुआ था भैया? ये वाला जो 42वां है ये 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इस संशोधन के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई हैं और इसी संविधान संशोधन के माध्यम से हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें एक बार संशोधन हुआ है। अभी तक एक बार संविधान संशोधन हुआ है। तो एक बार संशोधन हुआ है, उस एक बार वाला संशोधन जो हुआ है वह कौन सा हुआ है? 42वां संविधान संशोधन। उसके माध्यम से जो प्रस्तावना है उसमें कुछ शब्द जोड़े गए। वे शब्द कौन से हो सकते हैं भैया? तो ये जो शब्द हैं, कुछ शब्द जोड़े गए हैं उसमें 3 शब्द है। कितने शब्द भैया? 3 शब्द हैं। एक तो है धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता जो कि हमसे प्रश्न में पूछा गया है। दूसरा है हमारे पास में, दूसरा क्या है भैया? तो दूसरा है वो हमारा जो समाजवादी। कौन सा है भैया? समाजवादी। समाजवादी लिख देता हूं इसको मैं, समाजवादी। ठीक है। तीसरा है आपका कौन सा? अखंडता। तीसरा कौन सा भैया? अखंडता। क्या है? अखंडता है। अखंडता है। ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। धर्मनिरपेक्ष यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता है जो कि पूरा यहाँ पर लिखा हुआ आपका प्रश्न भी। ठीक है, इस शब्द की। तो ये जो इस प्रश्न का आंसर हो गया वो तो हो गया 42वां संशोधन ए। अब यहाँ पर 4 विकल्प और दिए गए हैं। 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में। 1978 में होता है और इसके माध्यम से क्या होता है भैया? एक तो आपातकालीन जो प्रावधान है उनके ऊपर उनका जो कार्य उनको सीमित किया गया, आपातकालीन शक्तियों को सीमित किया गया। दूसरा, जो यहाँ पर मौलिक अधिकार थे हमारे फंडामेंटल राइट, उनको बहाल किया गया क्योंकि उसमें उनके ऊपर क्या हुआ था? आपातकाल लगा हुआ था पहले इंदिरा गांधी जी के समय। तो उनको प्रतिबंध लगाए हुए थे तो उनको बहाल कर दिए गए। इसके बाद में एक और यहाँ पर जो किया गया है 44वां में, वह था आपका जो एक संपत्ति का अधिकार था आपका। कौन सा? 31 नंबर का एक अधिकार था, उसे 31 नंबर से हटा करके 300 ए में डाल दिया गया। तो ये संपत्ति का जो अधिकार है इसको भी परिवर्तित किया गया। इसका यहाँ से संपत्ति के अधिकार से इसको हटा दिया गया। ये मूल अधिकार नहीं रहा। तो ये कौन सा? यहाँ से होता है। इसके बाद में 24वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो इसके माध्यम से संसद को कुछ राइट दिए गए। संसद को कुछ राइट दिए गए उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। संसद को कुछ राइट दिए गए हैं तो संसद की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है भाई, संसद की यहाँ बात हो रही है तो संसद की बात जानेंगे हम। ठीक है। इसके बाद में 86वां संविधान संशोधन जो हमारा 86वां नंबर का, तो उसकी अगर बात करें हम 86वां, तो ये जो है 86वां संविधान संशोधन ये है आपका शिक्षा संबंधित। शिक्षा मतलब 6 से 14 वर्ष तक के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार बना हमारा, जो फंडामेंटल राइट है, जो कि 21A है फंडामेंटल राइट, अनुच्छेद 21A फंडामेंटल राइट में ये मिला है कौन सा? 86वां संविधान संशोधन से। ठीक है, ये चारों विकल्प का हमने डिस्कशन जान लिया। अगला प्रश्न है आपका दूसरा नंबर का। अगला प्रश्न कौन सा है? दूसरा आप सभी जवाब दें। थोड़ा एक कॉल आ रहा है, 2 मिनट के लिए रुकिएगा। 2 मिनट का समय दीजिए। इस प्रश्न को आप सभी तब तक सोल्व करेंगे। 2 मिनट का समय देंगे बस। ठीक है, तो अब आगे बढ़ाते हैं हम। वापस आते हैं, हमारे इस कॉल वालों को मैसेज कर दिया हूँ
तो कोई दिक्कत नहीं इनको। चलिए अब आगे अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है जनाब। अगला प्रश्न की हम जवाब दे जानेंगे। क्या है? मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? जो हमारा फंडामेंटल राइट है, इसका संविधान में जो उल्लेख किया गया है वो कौन से भाग में किया गया, हमसे पूछा गया कौन से भाग में किया गया है। केवल इतना सा पूछा है हमसे, ठीक है, किस भाग में किया गया है? भाग 3, भाग 4, भाग 2, भाग 5। तो अगर यहाँ देखा जाए तो भाग 3 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। भाग 3 में हमारा जो है फंडामेंटल राइट के वर्णन किया गया, ठीक है। अनुच्छेद कहाँ से? तो अनुच्छेद अगर देखा जाए तो 12 से लगा करके आपका 35 तक है, जिसमें नागरिकों कौन सा है? तो 14 से लगा करके 32 तक क्या है? नागरिकों के लिए है, ठीक है। ये सारी प्रक्रिया यहाँ पर वर्णित की गई है। इसके बाद में आपका भाग 4 अगर आता है तो भाग 4 की अगर बात करें हम तो इसमें डीपीएसपी का आते हैं, डीपीएसपी आता है, डीपीएसपी जो कि मैं बता चुका हूँ, इन दोनों के ऊपर विस्तृत क्लास ले चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो देखिएगा। धौलपुर वाला जो चैनल है इस पर भी ले चुका हूँ, और मेरा अपना चैनल है स्मार्ट स्टडी अप्रोच, उस पर भी ले चुका हूँ, उस पर भी वर्णित किया हूँ। उसमें एक क्लास लिया हूँ या 2 क्लास लिया हूँ, तो आप जाकर के वहाँ देख सकते हो दोनों साइड विस्तृत रूप से। इसके बाद में अब भाग 2 की अगर बात की जाए तो भाग 2 में क्या है? इसमें आपका जो है नागरिकता संबंधी प्रावधान आ जाएगा। कौन सा आएगा? नागरिकता आएगी भैया। नागरिकता इधर लिखता हूँ, नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है। कौन सा? नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है। और भाग 5 की बात करें अगर हम तो भाग 5 में अगर हम देख लेते हैं तो इसमें क्या है आपका ये जो अनुच्छेद 52 से लगा करके 151 तक, यहाँ पर कौन सा भाग 2 में अगर यहाँ के अनुच्छेद की बात करें हम तो 5 से 12 तक है। यहाँ पर मिलेगा आपको 5 से लगा के 11 तक, क्योंकि 12 तो उधर चला जाएगा। और यहाँ पर डीपीएसपी वाला हम कौन सा में मिला, कितने अनुच्छेद मिलेंगे? तो यहाँ 36 से लगा करके 51 तक मिलेगा। और 51 का किस में मिलेगा? 51 का किस में मिलेगा भैया? तो वो मिलेगा भाग 4 क में मिलेगा, ठीक है, ए में मिलेगा। बात समझ गए? यहाँ पर आगे चलें, आगे बढ़ते हैं। भाग तीसरा प्रश्न है आपके सामने। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? अभिव्यक्ति बोले तो बोलने की, किसकी? बोलने की छूट आपको कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25, कौन सा अनुच्छेद देता है भैया? बोलने की छूट आपको कौन सा अनुच्छेद देता है? बताइए जरा, जल्दी बताएंगे। तो देता है आपका 19। इसके अंदर 6 राइट दिए गए आपको, 19 में 6 दिए गए हैं, 6 दिए गए हमें, 6 तरह की, जिसमें एक तो भाषण की है, हमें भाषण की छूट दी गई, मतलब ये बोलने की। इसके बाद अगर देखा जाए तो संगठन की है, संगठन की भी हमारी, कोई संगठन बनाना हो तो उसकी छूट भी हमें दी गई है, संगठन की छूट दी गई है। और अगर देख ले हम तो आवागमन, इधर उधर कहीं जाने की भी हमें छूट दी गई है, आवागमन की भी छूट है हमारे पास, आवागमन की भी हमें छूट दी गई है, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने विस्तृत रूप से जान ली है। अब आगे देखते हैं 21। तो ये कौन है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसके बाद अनुच्छेद 14 की अगर बात करें हम तो यहाँ पर जो कहा गया है वो कानून के समक्ष सबको सम्मान माना गया है। कानून के समक्ष सभी को क्या माना गया? सम्मान माना गया। क्या माना गया भैया? सम्मान माना गया। समानता दी गई, समानता दी गई है, ठीक है। अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया? तो अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता दी गई, धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता दी गई है। आगे देखिए आप, जो आपका जो चौथा नंबर का प्रश्न है उसको जानेंगे। समानता का अधिकार संविधान में किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो समानता का जो अधिकार है वो संविधान में किस अनुच्छेद के माध्यम से आया है, ये कहा गया है। किस अनुच्छेद में वर्णन है समानता का? तो देखेंगे जरा इसका विवरण कौन सा है। विकल्प ए में क्या लिखा भाई? इसमें लिखा अनुच्छेद 14 से 18, समानता की बात हो रही है, भाई, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 22 से 23, अनुच्छेद 25 से 26। तो समानता की बात की जाए और अनुच्छेद 14 से 18 ही आएगा भैया, क्योंकि एक तो आपको कानून के समक्ष समान आ गया, फिर आपका लिंग वचन का आ जाएगा, फिर आपका जो सभी को सरकारी भर्ती वाली बात आएगी, वो भी है, समानता की बात आ रही है सार्वजनिक पद में। इसके बाद में अस्पृश्यता आ रहा है, ये सारी बातें इसी के अंतर्गत आएगी। कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है, आपका इस प्रश्न का सही विकल्प बन जा रहा है, ठीक है। विकल्प नंबर ए इज राइट बनेगा, ठीक है भाइयों। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको एक एक चीज? हाँ जी, क्या समझ में आ रहा है आप सभी को? हाँ जी, बिल्कुल, सही है, ठीक है। अगर यहाँ इसकी आगे बात करें हम, अगला प्रश्न जो आपके सामने आने वाला है उसका आप सभी को जवाब देना है। क्या है? किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? ध्यान दीजिएगा, अस्पृश्यता मतलब जो आपका
इधर उधर आप किसी को टच करते हुए होता है ना, उसकी बात हो रही। तो अस्पृश्यता मतलब आप किसी को इस आधार पर नहीं कह सकते हो कि आप अछूत हो, अछूत नहीं कह सकते हो किसी को भी। तो इसका उन्मूलन किया गया है, तो कौन सा अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 23 में। तो अगर यहाँ की अगर बात की जाए आपके 15 की, तो इसमें तो क्या है? लिंग, लिंग वचन, सॉरी लिंग, ये लिंग वो जो आपका महिला पुरुष वो वाली बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद में अगर देखा जाए तो आपका रंग, रंग, जाति, जाति आदि के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हो, ये इसके आधार पर। यहाँ पर आपको कौन सी स्वतंत्रता है? बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति वाली बात आई थी, बोलने की, बोलने की, ये तो अभी याद करवाया। 23 में क्या कहा गया भैया? 23 में मानव तस्करी और बंधुआ जो मजदूरी है उस पर रोक लगा गया। तो यहाँ लिख लेते हैं मानव, मानव तस्करी, तस्करी, मानव तस्करी और मानव तस्करी और क्या कहा गया है? और कहा गया है कि जो बंधुआ मजदूरी है उसके ऊपर रोक लगेगा। बंधुआ, बंधुआ मजदूरी को, मजदूरी का उन्मूलन किया गया है, पर रोक लगी हुई, मजदूरी, मजदूरी पर रोक, ठीक है, पर रोक। ये तो बात हो गई यहाँ की हमारी चौथे विकल्प की। अब हमें बचा कौन सा? आपका एक विकल्प बचा, विकल्प नंबर ए, जो कि राइट आंसर होगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा, उसको खत्म किया जाएगा, अस्पृश्यता नहीं रखी जाए, उसके ऊपर बात की गई है। प्रश्न क्रमांक अगला जो आया आपका 6 नंबर का आया, और ये जो आए हैं आपका 5 प्रश्न कौन से थे भैया? आपको 5 लगातार, ये थे आपके कॉन्स्टिट्यूशन के, मतलब पॉलिटी के। अब जब 6 प्रश्न आया कौन सा आया? मॉडर्न इंडिया से आया, मॉडर्न इंडिया से आया, हिस्ट्री वाला पार्ट चालू हुआ है, ठीक है। तो आप सभी को इसका भी जवाब देना है। क्या बोला गया? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो कब लड़ा गया था भैया, ये बताना है। तो ये जो लड़ा गया था, कब लड़ा गया था भैया प्लासी का? 1757 में, 1764 में, 1858 में या 1799 में? अगर ध्यानपूर्वक आप गौर करेंगे तो ये जो है 1799 वाला, ये तो टिप्पू सुल्तान वाला है। कौन सा है? टिप्पू सुल्तान वाला युद्ध। कौन सा भैया? टिप्पू सुल्तान वाला है, जिसमें टिप्पू सुल्तान की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। टिप्पू सुल्तान की क्या होती है भैया? मृत्यु होती है मृत्यु हो जाती है, टिप्पू सुल्तान की मृत्यु होती है भाई इसमें, ठीक है। अगर यहाँ एक बात और देखें हम, तो जो ये है ये किन किन के बीच हुआ था? तो टिप्पू सुल्तान वाला है, तो ये होता अंग्रेज बनाम जो टिप्पू था उनके बीच, मतलब मैसूर, मतलब मैसूर, आंग्ल मैसूर युद्ध है। आंग्ल मैसूर, आंग्ल लिख देता हूँ, आंग्ल मैसूर युद्ध जो 4th नंबर का है वो वाला है। तो 1857 की तो क्रांति है ना, सभी जानते हैं 1857 की क्रांति हुई थी, तो ये भी नहीं है। प्लासी का युद्ध तो ये भी नहीं है। इसके बाद में ये 1764 किसको कहते हैं? 1764 बक्सर का युद्ध है। कौन सा भैया? बक्सर का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के बाद जब भारतीयों की इसमें हार हुई थी, जो तीनों राज्य के अलग अलग जो थे साथ में मिलकर के लड़ रहे थे, तो उसमें जो ये हारे थे, तो इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो हुई थी, जीत हुई थी। और वो जो जीती थी तो उन्होंने क्या की थी? इलाहाबाद की संधि भी की थी। इलाहाबाद की संधि जो होती है वो भी इसके माध्यम से आती है, इलाहाबाद की संधि, जो कि बहुत बड़े महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। अब कौन सा बच्चा आपका विकल्प नंबर ए 1757, इसे ही प्लासी का युद्ध कहा जाता है, इसे ही प्लासी का युद्ध कहा जाता है भैया, इसे ही प्लासी का युद्ध कहा जाता है। 1757 में जो लड़ा गया था ये, और ये किन किन के बीच लड़ा गया था? तो इसको अगर देखें हम ध्यान से, तो ये लड़ा गया था अंग्रेजों के और सिराजुद्दौला जो था, सिराजुद्दौला, तो सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला जो था उनके बीच लड़ा गया था, ठीक है। तो ये कहाँ का था? बंगाल का, ये क्या था? यहाँ पर नवाब था, ठीक है। आगे बढ़े, यहीं से ये जो है 1757 का एक प्रश्न इसमें से जोड़ के पूछ लिया जाता है, यहाँ लिख लीजिए अक्सर ऊपर आप, कि इससे ऐसे पूछा जा सकता है कि जो है ब्रिटिश शासन की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो ये 1757 का युद्ध है, यहीं से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने आया 7th नंबर का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये भी मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री का प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भैया 1885 में हुई, 1909 में, ओ सॉरी 1905, 1920 या 1935? तो ये जो एक्ट, ये तो क्या है? एक्ट है। 1935 का एक्ट आता है भैया, 1935 का तो एक्ट आता है, क्या आता है? कानून आता है, कानून आता है। कहाँ से आता है? भारत में शासन के लिए आता है, जिसमें क्या होता है? जिसमें बहुत सारी छूटें हमें दी जाती हैं, जो कि लागू होता है यहाँ पर बहुत सारे, हमें ऐसा जो हमारे भारतीय संविधान के लिए मूल आधार बनता है ये कानून। इसके बाद में अगर 1920 की अगर बात की जाए, 1920 की अगर बात की जाए, तो यहाँ असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। असहयोग, इस दिन को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था, ठीक है। इसके बाद में अगर देखा जाए तो 1905, अब 1905 की अगर डेट को देखें हम, तो बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत, दो घटना एक साथ होती है 1905 में। एक तो बंगाल विभाजन जो ब्रिटिश सरकार करती है, बंगाल का विभाजन, और दूसरा क्या होता है? एवं
क्या होता है, बंगाल विभाजन के लिए ही हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करते हैं, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया जाता है, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ होता है, आंदोलन प्रारंभ होता है। ठीक है, अब कौन सा बचा आपका 1885 राइट आंसर हो जाएगा। 1885 में किसकी स्थापना की गई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक किसे माना जाता है, संस्थापक किसे माना जाता है भैया, किसके दिमाग की उपज माना जाता है इसको, तो इसको माना जाता है किसके दिमाग की उपज माना जाता है, ए ओ ह्यूम लिख लीजिए, ए ओ ह्यूम। इसको क्या मानता है आप, इसको क्या माना जाता है, कांग्रेस जो है राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका, इसको स्थापना का इसको ये दिया था, मतलब इसके मस्तिष्क की उपज माना जाता है। ठीक है, ये जो कि एक अंग्रेज सिपाही था। आगे चलते हैं, आठवां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। आठवें प्रश्न का आप सभी को धड़ाकेबंद तरीके से जवाब देते हुए चलना है। क्या है प्रश्न भैया, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। भैया बहुत अच्छी बात लिखी हुई, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, तो किसने दिया था, अगर यहाँ बात की जाए तो ये नारा दिया था आपका किसने दिया था, बाल गंगाधर तिलक साहब ने दिया था, तिलक साहब जी ने दिया था, बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। अगर यहाँ पर जो दिए चार विकल्प हम डिस्कशन कर लें तो ये जो है महात्मा गांधी जी, इनकी बात करें अगर थोड़ी सी हम, तो महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता बने आगे चल के, और इन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह को अपनाया, अहिंसा और सत्याग्रह को, तो सत्याग्रह और अहिंसा दो माध्यमों को अपनाया इन्होंने, प्लस अहिंसा इन दो चीज़ों को अपनाया इन्होंने, अहिंसा। ठीक है, इन दो चीज़ों को इन्होंने प्राथमिकता दी। इसके बाद में अगर सुभाष चंद्र बोस की भी अगर हम बात कर ले थोड़ी, सुभाष चंद्र बोस जो है हमारा बोस साहब है, इनकी भी अगर बात करें हम, तो इन्होंने जय हिंद का नारा दिया था, तो जय हिंद ये याद रखिएगा, जय हिंद। दूसरा दिया था इन्होंने, दूसरा कौन सा दिया था भैया, दूसरा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये जो कहा था, ये किसने कहा था, इन्होंने सुभाष चंद्र बोस साहब ने कहा था ये बात। ठीक है, तो आप ये दोनों नारे इनके दिए हुए, जय हिंद और इसके साथ तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये दोनों नारे इनके दिए हुए हैं। अब इस नारे को अगर हमारे चैनल के साथ अगर जोड़ा जाए तो मैं आपको बस इतना कहूंगा कि तुम मुझे समय दो, तुम मेरी क्लास देखो, मैं तुम्हें सिलेक्शन दूंगा। ठीक है, यह नारा बन गया भैया हमारा भी। अब भगत सिंह जी ने क्या कौन सा दिया था भैया, भगत सिंह जी की भी बात आई, अब उनका नाम आया और ना कहा जाए तो एक महान क्रांतिकारी हुए हमारे, एक महान क्रांतिकारी है, क्रांतिकारी है भैया, क्रांतिकारी है। कैसे हैं, महान क्रांतिकारी है, महान क्रांतिकारी है भैया ये। इन महान क्रांतिकारी साहब की अगर बात की जाए तो 2 मिनट में लगा रहा हूँ कॉल। महान क्रांतिकारी साहब की अगर बात की जाए तो कौन सी बात हो रही थी हमारी, अरे कहाँ चला गया, अरे कॉल वालों ने परेशान कर दिया आज की क्लास में। ठीक है, ये हो गया, एक क्रांतिकारी थे ये, यही बात हम बताना चाह रहे थे आपको, है ना। और इन्होंने साम्राज्यवाद, जो ब्रिटिश का साम्राज्यवाद था उसके खिलाफ काफी संघर्ष किया है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9th नंबर का प्रश्न आया, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, कब हुआ था जलियांवाला बाग, 1919, 1920, 1930, 1942। या यहाँ अगर विकल्पों की अगर बात की जाए तो ये जो 1942 है ये तो कौन सा है, भारत छोड़ो आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा है, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वो कब हुआ था, 1942 में हुआ था। ये भी पूछा था भैया, इसलिए मैं एक एक विकल्प लिखवा रहा हूँ आपको। 1930 में क्या घटना हुई थी, 1930 में जो दांडी मार्च है वो कब हुई थी, 1930 में तो हुई थी, तो दांडी मार्च कब हुई थी, 1930 में हुई थी। 1920 में क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन, अभी लिखवाया, असहयोग आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ था भाई, कौन सा हुआ था, असहयोग आंदोलन हो गया था। ये हो गया आंदोलन, ये हो गया आंदोलन, आंदोलन हो गया भैया, असहयोग भी। ठीक है, तो बचा कौन सा, 1919 में जलियांवाला बाग भी हुआ था, और 1919 में एक कौन सा आया था, कानून भी आया था। ठीक है, लेकिन ये जो घटना हुई थी, ये घटना कहाँ हुई थी 1919 में, अमृतसर में जनरल डायर के द्वारा ये घटना की गई थी, उसने गोलियां चलवाई थी 79 लोगों के ऊपर। ठीक है, तो ये कहाँ पर हुई थी, अमृतसर नामक स्थान पर, अमृतसर में हुई थी। और एक कौन था वहां पर, जो इंचार्ज कौन था, किसके आदेश पे हुआ था ये, तो ये हुआ था जनरल डायर, जनरल डायर, कुत्ता कमीना डायर कुत्ता ही तो है, क्योंकि 79 लोगों के ऊपर ये करना कौन काम करता है, कुत्ता किसके ऊपर भोगता है, जो अकेला कोई इंसान जा रहा हो, जिसके पास कुछ ना हो, उसके ऊपर भोगता है। जैसे उसके पास उसको लकड़ी कुछ भी दिख जाएगा मारने वाला तैयार, वो भाग जाएगा, तो ये कुत्ता था पक्का, कुत्ता कमीना। ठीक है, ये 10वां नंबर का प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, ये प्रश्न का जवाब मैं दे चुका हूं, तो इसके लिए आपको
रोकने की आवश्यकता नहीं है। 1920 में क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ। 1930 में दांडी मार्च हुई, दांडी मार्च हो गई। 1919 में क्या हुआ, जो ये जलियांवाला बाग, एक तो जलियांवाला बाग हो गया एक तो, और एक और कौन सा हुआ भैया, एक और हुआ यहाँ पर जो 1919 का एक्ट आता है, भारत सरकार अधिनियम 1919 वाला, वो आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 11वां नंबर का प्रश्न जो है आपके सामने आया है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। भाई साहब बहुत बड़ी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, इस बात को हम समझेंगे। चलिए भैया, किसके साथ करता है, चीन के साथ, चीन के साथ, बांग्लादेश के साथ, या पाकिस्तान के साथ, या नेपाल के साथ। तो हमारा देश जो है मुख्यतः वो इस तरीके से बना लेते हैं हम, पूरे अच्छे विस्तार से अगर यहाँ बनाएंगे तो बहुत चला जाएगा, बाकी विस्तार से मुझे बनाना याद है पूरा मैप, ठीक है, अच्छे से समझा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर हम जो मुख्यतः बात कर रहे हैं, यहाँ इतनी जगह नहीं देंगे भाई, इतनी सी जगह देंगे तुम्हें, ये हमारी जगह है, तुम्हें क्यों दे देंगे, है ना, और यहाँ भी थोड़ी नहीं देंगे, यहाँ भी हमारी है, ठीक है ये हमारा देश। चलिए अब देखते हैं, अब क्या हो रहा था, यहाँ पर हमारा सिक्किम छूट गया ना, यहाँ पर हमारा सिक्किम छूट गया, ये हमारा सिक्किम, सिक्किम को क्यों छोड़ेंगे भाई, ये हमारा देश है। तो यहाँ अगर बात की जाए तो चीन के साथ जो हम सीमा बनाते हैं वो कितनी भैया, 3438। चीन के साथ कितनी बनाते हैं, 3438 सीमा बनाते, 3438 किलोमीटर लंबी हम सीमा बनाते हैं। बांग्लादेश के साथ कितने बनाते हैं, 4096 किलोमीटर बनाते हैं। पाकिस्तान के साथ कितने बनाते हैं, 3323, हाँ 3323 होगा, 3323। इसके बाद में अगर नेपाल की अगर बात की जाए तो कम ही रहेगी, इसके साथ कितनी होगी, 1751, हाँ 1751 इसकी सीमा होती है नेपाल के साथ, 1751, 3323 पाकिस्तान, इसके बाद में 4096 बांग्लादेश, 3438 चीन के साथ। तो सबसे ज्यादा किसके साथ हो गए भैया, बांग्लादेश के साथ, 4096 किलोमीटर। अब इसके बाद बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ अभी हाल ही में, आपको पता है, वहां पर सरकार अभी जो देख रहे हैं आप, सब कुछ चल रहा है उसके ऊपर, वो सारी घटनाएं आपको याद रखना है, ठीक है। चलें आगे, अगला प्रश्न 12वें नंबर का आपके सामने है, किस देश के साथ भारत का समुद्री सीमा साझा नहीं है, समुद्री सीमा साझा नहीं किया गया है, यह भारत ने किस देश के साथ नहीं कर रखा है, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार और भूटान। अगर यहां आपको ट्विस्ट देखा जाए तो आप डायरेक्ट किसको बाहर करेंगे, श्रीलंका को बाहर कर देंगे, मालदीव को बाहर कर देंगे। अब जैसे कि मैं आपको बता दूं यहाँ थोड़ा और मैप बना के, तो ये तो आपका बन गया कौन, श्रीलंका बन गई, ये आपको कौन सा बन गया, मालदीव बन गया, या हमारे जो लक्षद्वीप बन गया, ठीक है। तो ये तो आपको इतना समझ में आ रहा है कि भैया ये यहाँ पर समुद्र है, यहाँ पर समुद्र है, तो ये दो देश तो आप सही बता रहे हो सर, लेकिन सर म्यांमार के साथ हम समुद्र सीमा कहाँ साझा करते हैं। अब आपको जनाब ये बता दिया जाए कि यहाँ से जाने के बाद हमारी जो सीमा है वो ये चली जाती है, इधर से आपका म्यांमार यूँ उठ करके यूँ आता है, यूँ चला जाता है, यहाँ यूँ आता है, यूँ आके यहाँ चला जाता है, और इधर से आपका जो आता है कौन आता है, बांग्लादेश आता है, आपका बांग्लादेश आता है, और वो यहाँ के सीमा साझा इनके साथ कर लेता है। ये बताइए कि ये जो सीमा हमारी यहाँ लगी हुई है समुद्री, ये वाली, क्योंकि यहाँ हम आगे हमारा क्या आ जाता है, आगे हमारा अंडमान निकोबार आता है, तो ये जो सीमा लग रही है ये अंडमान निकोबार से ये किस देश के साथ लग रही है, म्यांमार के साथ लग रही है, नहीं लग रही है। तो अगर हमारे द्वीपों को हम देखेंगे तो उस हिसाब से किसके साथ, म्यांमार के साथ भी हमारी समुद्री सीमा लगती है, इसलिए ये भी बार हो जाएगा। और भूटान तो बेचारा यहाँ पर है, यहाँ पर बैठा हुआ भूटान तो ये को जाओ लैंड लॉक है, तो इसके साथ हमारी सीमा नहीं लगती है। अब आपको पहली बारी सही म्यांमार विकल्प में आएगा तो आपको बाहर कर देना, हम स्थलीय बनाते हैं, समुद्री बनाते हैं, दोनों तरह की सीमा इसके साथ साझा करते हैं। ऐसे ही हम बांग्लादेश के साथ भी दोनों तरह की सीमा साझा करते हैं, ठीक है। आइए 13वां नंबर का प्रश्न आपके सामने आया है, भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो कितने हैं। तो आपको मैं अब है ना इंडिया का मैप बनाता हूं और उसी में आपको बताऊंगा, तो थोड़ा अच्छे से लगेगा कि आपको याद हो जाएगा। मैं ऐसे बनाऊंगा थोड़ा कि आप बस एक एज्यूम करें कि हाँ इंडिया का मैप है, ठीक है। बाकी इंडिया मैप में बहुत अच्छे से बना लेता हूँ भाई, ठीक है, पर हमें ज़्यादा लेना है, छोड़ना नहीं है, मैप में ज़्यादा लेना है पर छोड़ना नहीं, अच्छा नहीं बना है, चलो ठीक है, अच्छा नहीं बना तो भाई मिटाते हैं, थोड़ा अच्छा मैप बनाते हैं, अच्छी ड्राइंग करते हैं। हालांकि मैं ज़्यादा अच्छी ड्राइंग नहीं भाई, मैं आपको क्लियर समझाता हूँ, मेरी इतनी अच्छी ड्राइंग भी नहीं है कि मैं आपको बहुत अच्छे से ड्राइंग करके सिखा दूंगा, लेकिन हाँ इतनी तो है कि मेरे को इंडिया का मैप बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से, मैंने बहुत बनाया इंडिया का मैप, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छे से आता है भाई, ठीक है। देखिए जनाब, देखिए यहाँ पर क्या है कि डिजिटली जो होता है थोड़ा इस पर हाथ कम जमा हुआ, इसलिए थोड़ा टाइम ये होता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम कर ले जाएंगे, हम कर ले जाएंगे, हम कर ले जाएंगे, हम कर, है ना, कर लेंगे ना। हमारा इंडिया है, इंडिया 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 इंडिया, नॉर्थ ईस्ट थोड़ा ऐसे बनेगा भाई, ठीक है, एडजस्ट कीजिएगा नॉर्थ ईस्ट वालों, बुरा ना मानियो, अपना ही देश है, अपने देश के नागरिक हम भी, माफ़ी दीजिए,
हम कुछ भी हो जाए लेकिन पाकिस्तान साइड जगह नहीं छोड़ेंगे, भले इतने हड़प के लिए आएंगे तो कोई हड़प के लिए आए, घुमा दिया और हड़प लिए, ठीक है। हालांकि नहीं, वो थोड़ा सा घूमता है यहाँ पर इसलिए घुमाया हूँ, ठीक है। ये ज़्यादा नीचे आ गया था इसलिए यहाँ पर यूँ जाएगा और ये ऐसे घूमेगा, ठीक है, ये यहाँ पर, समझ गए। तो ये हमारा देश का मैप बनाया मैंने, यहाँ पर थोड़ा यूँ जाकर आएगा, ठीक है, यूँ जाकर के आएगा। तो ये भारत का मैप बना। यहाँ पर जो है हमारा कौन है, ये कुत्ता है, कौन सा कुत्ता, पाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। ये कौन सा है, नेपाल है, ये कौन सा है, नेपाल है। ये कौन सा भैया, भूटान है, कौन सा है, भूटान है। ये कौन सा है, म्यांमार है, म्यांमार है। ये कौन सा है, बांग्लादेश है, बांग्लादेश है। अब आपसे पूछे भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, देखिएगा आप ध्यान से, ठीक है। इसके बाद में ये कौन सा आपका, चीन है, ये कौन सा, चीन है। वो थोड़ी सी सीमा यहाँ पर, थोड़ी सी सीमा किसकी लगती है भैया, अफगानिस्तान की लगती है, अफगानिस्तान की लगती है, अफगानिस्तान की लगती है, ठीक है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो कितने देश हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इस हिसाब से आंसर क्या हो गया भैया, 7 हो गया। सही है, सही है बिल्कुल। तो अगर आपसे यहाँ तो कुछ नहीं पूछा और विकल्प में 7 दे दिया इस तरह से डायरेक्ट, तो कोई बात नहीं, 7 लगाइएगा। लेकिन आपसे कह दिया कि स्थलीय रूप से, क्या बोल दे, स्थलीय रूप से, तो कौन से होंगे, 7 ही होंगे। अगर बोल दे कि समुद्र के साथ में, समुद्री रूप से, समुद्र भी अगर मिला लिया जाए तो समुद्र के साथ मिलाएंगे तो इसमें 2 और जोड़िएगा, कौन से, मालदीव, मालदीव और आपका श्रीलंका, आपका श्रीलंका। और अगर ये बोल दिया जाए कि द्वीप को मिला करके, जो द्वीप है उनको मिला करके, तो फिर एक और जोड़ लीजिएगा, ये टोटल 9 हो गए, ये टोटल 9 हो गए, क्योंकि 7 तो ये और 2 ये, 2 ये, तो 9 हो गए थे। अब ये 9 जो है इनमें एक और जुड़ेगा, कौन, इंडोनेशिया। कौन जुड़ जाएगा भैया, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया भी सीमा साझा कर लेता हमारे साथ, कैसे करता है जनाब समझिए। हमारा जो देश है उसमें हमारा जो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो ऐसे जाता है, और इंडोनेशिया का यहाँ जा करता। तो ये जो है ये समुद्र रूप से द्वीप, ये अलग अलग द्वीप मिला रहे ना, ये अलग अलग द्वीप क्या कर रहे, सीमा साझा करते हैं, समझ रहे हैं। इस तरीके से हम देखते हैं उसको। हालांकि ये पूछता नहीं है, लेकिन कभी अगर पूछ लिया जाए तो अंडमान निकोबार वाला द्वीप हमारा उधर सीमा साझा करता है, और ये करता रहेगा, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आया 14वां नंबर का, जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। प्रकाश की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, जो प्रकाश की गति है वो सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, ठोस में होती है, द्रव में होती है, गैस में होती है, या निर्वात में। प्रकाश की गति की बात कर रहे हैं भाई, किसकी, प्रकाश की गति की यहाँ बात कर रहे हैं। तो प्रकाश की गति कैसे है बताएंगे सभी। तो प्रकाश की गति हमेशा यहाँ पर गति सबसे अधिक होती है, ये पूछा गया है, तो सबसे अधिक तो होगी किसमें, निर्वात में। किसमें होती है, निर्वात में सबसे अधिक होती है। लेकिन ठोस में क्या होती है, सबसे धीमी होती है। उल्टा कर लीजिए इसका, सबसे धीमी कहाँ होती है, ठोस में होती है, ठीक। सबसे धीमी होती है प्रकाश की गति ठोस में, और द्रव में गति धीमी, गति यहाँ गति और धीमी हो जाती है, यहाँ और गति धीमी होती है, और भी धीमी, यहाँ जो है उससे भी और धीमी, और भी क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। और गैस में क्या होती है, गैस में अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है, क्या हो जाती है, अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है, अपेक्षाकृत अधिक होती है, अधिक नहीं होती है, अपेक्षाकृत अधिक होती है। मतलब यहाँ जो होती है ना द्रव में, उससे थोड़ी अधिक हो जाती है, और निर्वात में जाके बहुत अधिक हो जाती है, ठीक है। 15वां नंबर का प्रश्न आपके सामने आया है, 15वें नंबर का जवाब देंगे आप। ध्वनि की गति किस माध्यम में अधिकतम होती है, ध्वनि की गति। अब ध्वनि मतलब मैं बोल रहा हूं तो इसकी गति किस में अधिक होगी, ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में। अभी निर्वात में किसके देखी हमने, प्रकाश के देखी। प्रकाश की गति होती है भैया किसमें, किसमें होती है प्रकाश की गति, ये निर्वात में होती है, ठीक है। अगर यहाँ देखी जाए हमारी, तो यहाँ जो ध्वनि की अगर बात किया तो किसमें होती है, ठोस में होती है। ठोस में क्या होती है, सबसे अधिक होती है, ठीक है। इसके बाद द्रव की अगर बात किया तो यहाँ पर गति क्या होती है, द्रव में, द्रव में जो होती है मध्यम होती है, मतलब मध्यम गति की होती है, ना तो ज्यादा तेज ना ज्यादा कम, मध्यम गति की होती है। और जो गैस है, गैस वाली की देखा है तो यहाँ सबसे धीमी होती है, क्या होती है, सबसे धीमी होती है। ध्वनि की गति सबसे धीमी कहाँ होती है भैया, तो होती है गैस में, ठीक है, धीमी होती है यहाँ पर, बहुत धीमी, ठीक है। तो ये रहे आज के 15 प्रश्न, 15 प्रश्न लिए हमने आज, और आज के टॉप प्रश्नों की श्रृंखला में हमने 15 प्रश्न किए, और 15 वेराइटी भी देखी होगी आज आपको। हर प्रश्न में आपको अलग अलग तरीके से डिटेल समझाया है। तो ये क्लास हमारी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में गई आज, क्योंकि अभी लाइव आने वाले हैं हम किसकी, हिंदी की लेकर के। हिंदी की क्लास आपके सामने लाइव लेकर आने वाले हैं। आज कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें बताऊंगा और अच्छे से पढ़ाता हुआ चलूंगा, तो आप उसमें जुड़ना ना भूलें, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।